हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या है। क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि आपके पास अवतल लेंस है। ठीक है, क्या है? अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस। इसका जो फोकस दूरी है वो आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है। क्षमता बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट कर लेंगे। क्या कहा गया है? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव में होती है। ठीक है, कॉन्केव लेंस की जो आपकी फोकल लेंथ होती है इस तरीके से होता है आपका कॉन्केव लेंस। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है। तो आप लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.2 आपका मीटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्षमता निकालनी है, पावर, पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? ये बराबर होता है 1 फोकल लेंथ के, किसमें? इन मीटर्स। वैल्यू रख देंगे 1/0.2, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा। क्या है आपका? ये आपका फोकल लेंथ जैसे कि हमने बात की थी नेगेटिव में है, तो यहाँ पे आपका माइनस होगा, तो ये आ गया आपका -5 डायोप्टर। ठीक है, -5 डायोप्टर। साइन का ध्यान रखना है। फोकल लेंथ किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, माइनस साइन आएगा और क्षमता भी -5 डायोप्टर। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि जो आपका आंसर है, आंसर क्या है आपका? -5 डायोप्टर है, यानी आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, तो पावर जो है -5 डायोप्टर आपका आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती? क्या कहा है? आपके पास कोई भी गोलीय दर्पण है, मान लीजिए ये आपका एक गोलीय दर्पण है, ये पोल है और ये क्या है? फोकस। ठीक है, ध्रुव और फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, डी है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा गया है कि फोकस दूरी, पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो आप जानते हैं पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ठीक है, नोट करेंगे, साथ ही साथ नोट करते रहेंगे सारे आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी ह्यूमन आई के जिस भी भाग पर जो है प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका 2016, 19 और 23 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है? कॉर्निया,
बी है परितारिका, ठीक है, सी है पुतली और डी है दृष्टिपटल। अब अगर हम बात करें पुतली की, तो पुतली क्या होती है, बेसिकली हमारे आंख का वह भाग जो कि लाइट की एंट्री और एग्जिट को, यानी प्रकाश के आने और जाने को नियंत्रित करती है। इसे आप प्यूपिल भी कहते हैं। ये बेसिकली अपर्चर की तरह कार्य करती है। परितारिका की बात करें, आइरिस की बात करें, तो ये आपकी आईज को या आईलेंस को कलर देने का कार्य करती है। कॉर्निया आपके आईज को प्रोटेक्ट करती है। और अगर हम बात करें दृष्टिपटल की, तो दृष्टिपटल क्या करता है, इसी पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दृष्टिपटल पे, यानी आपका आंसर होगा डी, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल, ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। क्या कहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, वो पढ़ता है और जो पठन सामग्री है उसे अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखता है। उससे भी वो काफी दूर रखता है, यानी उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखकर दिखाई नहीं देता, वो उससे भी दूर अपनी किताब को रखता है। ठीक है, रखना पड़ता है ताकि वो उसे ठीक से पढ़ पाए। वह पीड़ित है, आपसे पूछा है वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। यहाँ प्रश्न आपका 2016 में आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति है उसे 25 सेंटीमीटर से दूर किताब को रखने पर अक्षर पढ़ने में आते, यानी उसका जो निकट बिंदु है वो दूर चला गया, निकट बिंदु दूर चला गया, यानी उसका नियर पॉइंट दूर हो गया, यानी कि उसे पास रखी हुई चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। तो वह दृष्टि दोष जिसमें पास रखी हुई चीजें क्लियरली नहीं दिखती पर दूर रखी हुई चीजें क्लियरली दिखती है, उसको क्या कहते हैं आप, हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया कहते हैं। ठीक है, इसको आप फार साइटेडनेस भी कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। अब हम ऑप्शंस में चले जाते हैं। पहला ऑप्शन है जड़ा दृष्टि दोष। जड़ा दृष्टि दोष जो होता है, ये जो है ये बायोपिया होता है और बेसिकली यहाँ उम्र के साथ होता है। उम्र के साथ क्या होता है, हमारी जो पक्षमाभी पेशियां हैं, सिलेरी मसल्स है, वो कमजोर हो जाती है, जिस कारण वह चीजों को आसानी से फोकस नहीं कर पाती, जिस कारण जरा दूर दृष्टिता जरा दृष्टि दोष होता है, यानी प्रेसबायोपिया होता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष, इसको हम मायोपिया कहते हैं। और इस डिफेक्ट में क्या होता है, इस दोष में क्या होता है, हमें जो है पास रखी हुई चीजें तो सही से दिखती है, लेकिन दूर रखी हुई चीजें ढंग से नहीं दिख पाती, यानी हमारा दूरस्थ बिंदु इंफिनिटी से कम हो जाए। डी की बात करें मोतियाबिंद, ठीक है, तो जो मोतियाबिंद होता है, कैटरेक्ट होता है, ये एक बीमारी है जो कि जिसमें क्या होता है, आपको चीजें क्लियरली नहीं दिख पाती, आपको क्लाउडी क्लाउडी सा या धुंधला धुंधला दिखाई दे। इसे हम लेजर ट्रीटमेंट के माध्यम से ठीक करते हैं। सी है दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, जब आपको पास रखी हुई चीजें क्लियरली नहीं दिखती, लेकिन दूर रखी हुई चीजें क्लियरली दिखती है, यानी आपका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। तो आपका जो आंसर है वो सही जो आंसर है वो सी है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या है, सी, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो वह व्यक्ति किससे पीड़ित है, दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित। ठीक है, नोट करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, यानी क्या कहा गया है,
एक व्यक्ति जिसकी जो है आईसाइट नॉर्मल है वह कम से कम कितनी दूरी तक देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन यानी एक सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका अल्पतम बिंदु या निकट बिंदु क्या है ये आपसे पूछा। पहला है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा है 25, पहला है 25 मीटर, दूसरा है आपका 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा है आपका 25 सेंटीमीटर, चौथा है 2.5 मीटर। क्या पूछा है? निकट बिंदु। तो निकट बिंदु कौन सा होता है आपका? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप किसी वस्तु को रखते हैं तो वो आपको क्लियरली दिखाई देती है, यानी आपका आंसर है सी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की परिवर्तन किया जाता है, यानी जो आपका आई लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को हम किस तरीके से चेंज करते हैं ये आपसे पूछा गया है। पहला है पुतली द्वारा, पुतली के माध्यम से, बी है दृष्टिपटल द्वारा, ठीक है, दृष्टिपटल यानी रेटिना के माध्यम से, सी है पक्षमाभी पेशियां यानी सिलेरी मसल्स द्वारा, डी है परितारिक। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि अभिनेत्र लेंस जो होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है उसे किससे चेंज किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका आंसर होगा पक्षमाभी पेशियां यानी सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स कहाँ पे होती है? जो आपकी आई लेंस होता है, ठीक है, अभिनेत्र लेंस होता है, इसके साइड में आपने इस तरीके से देखी है, ये क्या होती है? आपकी सिलेरी मसल्स होती है। और ये क्या करती है? ये जो है लेंस के फोकस को यानी उसकी जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, उसे चेंज करती है, एडजस्ट करती है। ठीक है, तो ये सब किसके माध्यम से होता है? पक्षमाभी पेशियां द्वारा। पहला ऑप्शन अगर हम बात करें, पुतली यहाँ पे है, तो पुतली जैसे कि अभी हमने बात करी, इसे हम इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं, और यहाँ अपर्चर की तरह कार्य करता है। जैसे आपके कैमरे में अपर्चर होता है, लाइट को कंट्रोल करता है, लाइट की एंट्री एग्जिट को, यानी प्रकाश की किरणों को, कितनी आपकी प्रकाश की किरणें अंदर आएंगी या बाहर जाएंगी, उसे कौन कंट्रोल करता है? आपका अपर्चर। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी पुतली कार्य करती है। बी है दृष्टिपटल यानी रेटिना। रेटिना की बात करें तो रेटिना जो है आपका एक ऐसा भाग है जो पर्दे की तरह कार्य करता है, यानी दृष्टिपटल पर आपका जो प्रतिबिंब होता है वह बनता है। डी है परितारिका यानी आयरिस। आयरिस की बात करें तो आयरिस क्या करता है? हमारे आई लेंस को यानी अभिनेत्र लेंस को कलर प्रोवाइड करता है, रंग प्रोवाइड, यानी इसी के कारण हमारी आंखें भूरी, नीली, स्लेटी, ठीक है, इस कलर की होती है। ठीक है, तो आपका आंसर है सी। ठीक है, आप आंसर उत्तर क्या है? सी पक्षमाभी द्वारा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करें। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन कौन करता है? क्या कहा गया है कि आपके पास एक प्रिज्म है और हम एक साइड से क्या कर रहे हैं? श्वेत प्रकाश को इस तरीके से डाल रहे हैं। अब इसके कारण क्या होता है? यहाँ डिस्पर्जन होता है और आपके जो कलर के बैंड है कुछ इस तरीके से बाहर निकलते हैं। आप जानते हैं 7 रंग होते हैं यहाँ पे। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मुड़ता कौन सा रंग है, यानी कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है। कलर बैंड की बात करें, इसका जो सीक्वेंस होता है वो विबग्योर होता है। ठीक है, तो जब भी श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। और यहाँ पे सबसे कम जो आपका कलर है या कलर की सबसे कम जो है डेविएट होती है जो किरण, वो है आपकी रेड।
लाल रंग जो है सबसे कम विचलित करता है, ये विचलन करता है, ठीक है। और जो वॉयलेट यानी बैंगनी रंग होता है, ठीक है, बैंगनी रंग होता है, यह सबसे ज्यादा विचलन करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे अधिक विचलन कौन करता है, ये सबसे अधिक विचलित कौन होता है, ठीक है। ऑप्शंस है ए लाल रंग, बी पीला रंग, सी बैंगनी रंग, डी हरा रंग। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बैंड में क्या होता है, सबसे नीचे वॉयलेट यानी बैंगनी रंग आता है, यानी जो आपका आंसर होगा वो सी होगा, आंसर सी होगा, यानी बैंगनी रंग। तो आपका आंसर सी होगा, ठीक है, बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन कौन सा रंग करता है, बैंगनी रंग, नोट करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंग का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने निम्न शब्द संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या कहा गया है कि जो आपका श्वेत प्रकाश है यानी व्हाइट लाइट है, वो जब स्प्लिट होता है, अलग अलग वर्णों में अलग अलग कलर में वो स्प्लिट होता है, तो जो हमारे पास हमें बैंड मिलती है, कलर की जो बैंड मिलती है, उसे हम क्या करते हैं, सारे रंगों के जो पहला अक्षर है, ठीक है, जो इनिशियल जो आपका लेटर है, पहला अक्षर है, उससे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा गया, किससे हम उसे संकेत देते हैं। पहला है विब ग्योर, VIBGYOR, सेकंड है VIBYGOR, ठीक है, विब ग्योर, सी है विब ग्योर, VIBGOYR, डी विक ग्योर। तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो विब ग्योर होगा, VIBGYOR, विब ग्योर, यानी आंसर क्या होगा आपका, ए होगा, VIBGYOR, ठीक है, VIBGYOR, वेब क्योर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक। क्या कहा गया है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो किस रंग के किरण का है, ठीक है। ऑप्शन है आपका बैंगनी, बी है लाल, सी है नीला, डी है पीला। क्या कहा गया है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस रंग की किरण का है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो आपका तरंग दैर्ध्य है वो आपकी लाल रंग की किरण का है, यानी आपका आंसर होगा बी, यानी लाल, ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, यानी जब भी हम चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो आकाश कैसा दिखता है। एक है पीला, बी है काला, सी है नीला, डी है बैंगनी। तो जब भी हम चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो हमें आकाश हमेशा काला दिखाई देता है, यानी आपका आंसर होगा बी, काला। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के चारों तरफ आपका वायुमंडल नहीं होता। जिस प्रकार से अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के आसमान हमें नीला दिखता है क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है जिसमें अनेकों गैस विद्यमान है, और ये जो गैस है ये सूर्य से आने वाली किरणों को स्कैटर कर देती है, ठीक है, स्कैटरिंग होती है, जिस कारण हमें आसमान या आकाश नीला दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा के आकाश में वायुमंडल नहीं है, जिस कारण किरणें स्कैटर नहीं हो पाती और हमें आकाश काला दिखाई देता। तो आपका जो आंसर है, जो उत्तर है, वो आपका बी है, काला, ठीक है, काला आपका उत्तर है। तो आपका आकाश कैसा दिखाई देता है, काला आपको दिखाई देता है, ठीक है, इसे नोट करेंगे।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? यानी कौन सा ऐसा प्रकाश है जिसका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग सबसे कम होती है? ऑप्शन है आपका ए लाल, बी बैंगनी, सी हरा और डी पीला। अब अगर हम स्कैटरिंग की बात करें, प्रकीर्णन की बात करें, तो प्रकीर्णन कब होता है, क्यों होता है? बेसिकली जब सूर्य की किरणें जो है सूर्य से पृथ्वी की ओर आती हैं, तो जब वो पृथ्वी में एंटर करती है तो सबसे पहले वो वायुमंडल से गुजरती है। वायुमंडल में अनेकों प्रकार की गैस होती है जिनके मॉलिक्यूल्स वहां पे विद्यमान होते हैं, और जैसे ही प्रकाश की किरणें वहां पे आती हैं तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये इसे स्कैटर कर देते हैं, यानी इनका प्रकीर्णन कर देते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश एक श्वेत प्रकाश है, और जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 वर्णों से मिलके बना या 7 रंग की किरणों से मिलके बना है, जिसे आप क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। अब इन अगर किरणों की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली जो किरण होती है वो आपकी वॉयलेट यानी बैंगनी किरण होती है, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली किरण रेड यानी लाल किरण होती है। सबसे कम वॉयलेट यानी बैंगनी, सबसे ज्यादा सबसे अधिक लाल यानी रेड। अब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से ट्रैवल करती है, उसे गमन करती है, तो जो कम वेवलेंथ वाली किरणें होती हैं वो क्या हो जाती है, वो स्कैटर हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, आसानी से स्कैटर हो जाती है। लेकिन लाल रंग की किरण जो है वो आसानी से स्कैटर नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका जो लैम्डा है या तरंग दैर्ध्य है वो अधिक है। ठीक है, जिस कारण ये स्कैटर आसानी से नहीं हो पाता। इसीलिए हमें सुबह के टाइम जो है, जो हमारी सूर्य है वो आपको लाल दिखाई देता है। ठीक है, और या सूर्य सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे जब सूर्यास्त से सूर्योदय होता है उस समय आपने देखा होगा कि आसमान लाल दिखाई देता है। तो क्यों दिखता है? क्योंकि जो प्रकाश की किरण है उसकी ज्यादातर जो कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें हैं वो स्कैटर हो जाती हैं, लेकिन लाल रंग स्कैटर नहीं हो पाता क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक। इसी कारण हम लाल रंग का उपयोग डेंजर साइन में करते हैं, क्योंकि ये इजीली स्कैटर नहीं होता और लोगों के या जो है हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका डेंजर का साइन रेड कलर से लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे कम प्रकीर्णन होने वाला प्रकाश जो है वो लाल रंग का प्रकाश, यानी आपका आंसर है रेड। आंसर क्या है? ए लाल। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, यानी जब सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, तो उस समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी जो लाल रंग है सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इसलिए हमें सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन करता है, सबसे कम स्कैटर करता है। सी है नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, नीला रंग सबसे कम स्कैटर करता है, या नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, यानी लाल रंग सबसे कम स्कैटर करता है, जिस कारण ये जो लाल रंग होता है सूर्य का या सूर्य के जो प्रकाश का, वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और हमें सूर्य लाल दिखता है। तो रक्ताभ क्यों दिखता है सूर्य? क्योंकि जो लाल रंग है, सूर्य की किरण का जो लाल रंग है वो सबसे कम प्रकीर्णन होता है। क्यों होता है? ठीक है, ये आपका उत्तर होगा, आंसर होगा।
और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो अधिक होता है, जिस कारण ये आसानी से स्कैटर नहीं होता। ठीक है, तो आपका आंसर है बी, लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, समुद्र में जल नीला प्रतीत होता है, यानी आपका जो समुद्र का जल है वो नीला क्यों दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है, इसमें शैवाल व जलीय पौधे तैरते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? एल्गी और आपके जो है आपके जो जलीय पौधे एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो इसमें तैरते हैं। नीले आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी जो आपका आसमान है वो नीला है, उसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है, इस कारण यह नीला प्रतीत होता है। सी है, प्रकाश का प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण लाइट स्कैटर होती है इसलिए। डी है, गहरे जल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है, यानी जहां पर जल बहुत गहराई में होता है वहां जल प्रकाश का अवशोषण करता है, यानी प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। अब अगर हम बात करें समुद्र में जो जल है वो नीला प्रतीत होता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका जल है, ठीक है, समुद्र का जल है वो नीले आकाश का प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण हमें समुद्र नीला दिखता है। यानी आपका आंसर होगा बी, नीले आसमान का प्रतिबिंब दिखाई। ठीक है, तो आपका उत्तर है, आंसर है बी। नोट करिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, संकेत तथा सिग्नल लाल रंग के होते हैं क्योंकि, क्या कहा गया है कि जो खतरे के संकेत होते हैं या सिग्नल होते हैं वह लाल रंग के क्यों होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका, कोहरे या धुएं में प्रकीर्ण कम होता है, क्योंकि लाल रंग से क्या होता है, कोहरा और जो धुआं होता है उसमें प्रकीर्ण या स्कैटरिंग कम होती है। बी है, कोहरे या धुएं में प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है, यानी कोहरा और धुएं में सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है। सी है, आकर्षक लगता है, यानी अट्रैक्टिव होता है। डी है, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे कि हमने बात की थी कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण यह प्रकीर्ण आसानी से नहीं होता। और यही कारण है कि ये जो लाल रंग होता है ये काफी लंबी दूरी आसानी से ट्रैवल कर पाता है और हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। यही कारण है कि जो सिग्नल है वो लाल रंग से बनाए जाते हैं। क्यों? ताकि कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो दूर से ही उसे पता चल जाए कि आगे खतरा है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए का, कोहरे या लाल रंग का कोहरे या धुएं में प्रकीर्ण सबसे कम होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। ठीक है, तो आंसर है आपका ए। का कोहरे या धुएं में प्रकीर्ण सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट करें। अब आपका अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव उदाहरण है। टिंडल प्रभाव का उदाहरण आपको बताना है। शर्करा के जलीय विलयन से गुजरना, ठीक है, बंद कमरे में किसी छोटे क्षेत्र से प्रकाश का आना। सी है, इंद्रधनुष का बनना
या डी या सब। तो जब भी हम टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो टिंडल इफेक्ट आपको कब दिखाई देता है? आपने देखा होगा कि जंगलों में जो है प्रकाश आपको चलते हुए या एक लाइन में जाते हुए दिखाई देता है। इसी प्रकार से बंद अंधेरे कमरे में छेद में जब किरण आपकी एंटर करती है तो आपको एक लाइन से जाती हुई दिखती है। यही आपकी टिंडल इफेक्ट कहलाता है। और बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके कमरे में जो धूल की जो कण है वो जो है यहाँ पे इस जो प्रकाश है उसे जो है स्कैटर करते हैं, उसके पथ में आते हैं, जिस कारण आपका जो प्रकाश है वो एक लाइन में जाता हुआ दिखता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बी, यानी बंद कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश आना। ठीक है, ऑप्शन बी नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन्हें आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। और आपको जो है अगर कोई भी डाउट होता है, आज जो पढ़ाया गया है, जो आपके पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर आपको किसी में भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।